तो देखो आप सबको पता है कि AS10 का क्या ऑब्जेक्टिव है। AS10 अप्लाई होता है PPE के ऊपर, और PPE क्या होती है? PPE का मतलब होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो जो हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती हैं उसको हम PPE बोलते हैं, ठीक है। अब PPE का मतलब क्या है? PPE का मतलब होता है कि वो एसेट जो आपने बिजनेस में रखी है, या तो गुड्स बनाने के लिए, या सर्विस देने के लिए, या एडमिन पर्पस के लिए, या दूसरों को किराए पर देने के लिए, यानी रेंटल टू अदर्स। जो बिजनेस में कम से कम एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा चलेगी, और जो बिजनेस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए ना रखा हो। जो भी एसेट आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखा होता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, यानी इन्वेंट्री बोलते हैं। तो वो आपका PPE में नहीं आएगा, ठीक है। तो यूज करने के लिए अगर आपने रखा है उस एसेट को, तो वो आपकी PPE की कैटेगरी में आएगा। बस इसमें क्या है, ये टेंजिबल आइटम्स होते हैं, टेंजिबल। अगर कोई इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है तो वो AS10 में कवर नहीं होगा, वो AS26 में कवर होता है, समझे। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये अप्लाई होगा इन अकाउंटिंग फॉर PPE एक्सेप्ट व्हेन अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर और परमिट डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और तरह से अकाउंटिंग बताता है किसी PPE की, तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी हमारी नॉर्मल PPE होती हैं उसके ऊपर AS10 लगता है। जैसे अगर मैंने कोई एसेट गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर रिसीव की तो उसके ऊपर AS12 लगेगा, तो AS12 के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग करोगे। जो मेरी PPE AS19 में यानी लीज पर मैंने लिया है तो वो AS19 के हिसाब से आप अकाउंटिंग करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल PPE होती हैं उसमें AS10 लगता है, बाकी जितनी भी PPEs होती हैं वो आपके AS10 में ही कवर होंगी। और जो बाकी अगर कोई स्पेसिफिक PPE है जिसके ऊपर कोई सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है तो वो उसके हिसाब से होगा। अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? अब देखिए ये सब MCQ का मटेरियल है, ये MCQ के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से। एक तो ये बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर नहीं लगता, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट में आपको बेरर प्लांट को छोड़ देना है। बेरर प्लांट का मतलब होता है जो भी आपके फ्रूट ट्रीज होते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया, ऑरेंज ट्री हो गया, एप्पल ट्री हो गया, तो इनके ऊपर AS10 अप्लाई होता है। तो बेरर प्लांट को छोड़कर बाकी जितनी भी बायोलॉजिकल एसेट्स होती हैं उनके ऊपर AS10 नहीं लगता। बायोलॉजिकल एसेट का मतलब होता है लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एसेट, तो ये क्या है? ये है वेस्टिंग एसेट, यानी वेस्टिंग एसेट के ऊपर भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और जो मिनरल राइट्स और मिनरल रिसोर्सेज होती हैं ये भी आप वेस्टिंग एसेट बोल सकते हो, इनके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई नहीं होता। तो इनके लिए सेपरेट अकाउंटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। अच्छा, बेरर प्लांट क्या होते हैं? बेरर प्लांट देखिए मैंने एग्जांपल दिया, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, गुआवा ट्री, ये सब क्या होते हैं? ये बेरर प्लांट होते हैं। तो बेरर प्लांट वो होते हैं जो फ्रूट ट्रीज होते हैं, समझे? फ्रूट ट्रीज यानी बेरर प्लांट आर दोज लिविंग प्लांट विच आर हेल्ड इन बिजनेस। प्लांट लिविंग होना चाहिए, लिविंग मतलब प्लांट खड़ा हुआ होना चाहिए, यानी जिंदा प्लांट जो होते हैं वही बेरर प्लांट में आएंगे, ठीक है। तो फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच आर एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड विच हैज रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप। मतलब आपने उसको बेचने के लिए ना रखा हो कि स्क्रैप के तौर पर आपको इसे बेचना है, ठीक है। तो ये आपका बेरर प्लांट होते हैं, पढ़ लेना इसको, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है इन सब का। अच्छा, कुछ चीजें बेरर प्लांट नहीं होती, यानी वो प्लांट जो आपने इसलिए उगाए हैं कि इसको लंबर के तौर पर बाद में जाकर बेच दोगे, मतलब प्लांट को काटकर लकड़ी के तौर पर बेचोगे, तो वो बेरर प्लांट नहीं है। जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, ये भी आपके बेरर प्लांट में नहीं आते, समझे। अच्छा, रिकॉग्निशन ऑफ PPE का रिकॉग्निशन कैसे होगा? PPE बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉग्निशन होगा? 2 शर्तें पूरी हो जाएं। ये PPE फ्यूचर में बिजनेस के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आएगा, एक तो ये बात होनी चाहिए, और उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो, यानी 2 बातें शर्त हो जाएं। 2 शर्तें अगर आपकी पूरी हो जाती हैं तो आप PPE को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मतलब PPE बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आएगी और उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो जब एक बार डिसाइड हो जाएगा कि आपको PPE को रिकॉग्नाइज करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसके बाद किस वैल्यू पर करना है? तो वैल्यू के लिए देखिए, एक तो होता है इनिशियल रिकॉग्निशन और एक होता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट में PPE को जब रिकॉर्ड करते हो उसको बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। फिर हर बैलेंस शीट डेट पर आपको जो उसे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, ठीक है जी। तो इनिशियल रिकॉग्निशन में इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पर होगा।
इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पर होगा, लेकिन जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करेंगे, यानी जब बैलेंस शीट में एसेट को दिखाएंगे, तो हमारे पास दो मॉडल होते हैं, या तो कॉस्ट मॉडल होता है या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल होता है। ठीक है, तो कॉस्ट मॉडल क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पर पहुंच जाएंगे। अब आते हैं, जब हम इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पर करते हैं तो कॉस्ट का मतलब क्या है। तो कॉस्ट के लिए हम लोगों ने पीपीई को कई पार्ट में बांट दिया कि मतलब ये परचेस पीपीई है, ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई है, ये एक्सचेंज पीपीई है। कोई पीपीई अगर गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर मिला है तो क्या होगा, ठीक है, कोई पीपीई अगर अमालगमेशन में मिला है तो क्या होगा, तो कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ परचेस्ड पीपीई, आप पीपीई को परचेस करके लाए हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, एक तो परचेस प्राइस, लेकिन अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको हटा देंगे। कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्स है उसको ऐड कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब उसको लाने का भाड़ा ऐड कर देते हैं। लोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस ऐड कर देते हैं। ट्रांजिट का कोई इंश्योरेंस करवाया, रास्ते का कोई इंश्योरेंस करवाया, वो भी ऐड कर देते हैं। कोई ब्रोकरेज कमीशन दिया परचेस करने पर, वो भी ऐड कर देते हैं। साइट को तैयार करने का साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, वो भी आपका पीपीई की कॉस्ट में ऐड होगा। कोई प्रोफेशनल चार्जेस हैं, यानी कंसल्टेंसी फी, आपने पीपीई लेकर आए लेकिन आपको चलाना नहीं आती, किसी प्रोफेशनल को बुलाया, उससे बोला कि भाई हमको सिखा कर जाओ, तो उसको हमने कोई कंसल्टेंसी फी दी, तो वो भी इसमें ऐड होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉल करवाने के चार्जेस। असेंबलिंग कॉस्ट जो होती है, असेंबलिंग भी, यानी इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग भी लिख सकता हूं साथ में यहां पर। असेंबलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करने का। कभी का क्या होता है, पीपीई पार्ट में आती है, पार्ट में मतलब थोड़ा थोड़ा हर पार्ट होते हैं, तो उसको हमको असेंबल करके इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो अगर इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग जो भी कॉस्ट होती है वो दोनों ही आपकी कॉस्ट होगी। टेस्टिंग चार्जेस जो होते हैं, टेस्टिंग, जब पीपीई आपने लगा लिया उसके बाद में उसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है जी, तो वो टेस्ट करके जब देखोगे तो टेस्टिंग चार्जेस भी आपके पीपीई में आएंगे। और कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मतलब एसेट को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए कोई भी खर्चा किया जाता है, वो सब आपकी पीपीई की कॉस्ट में ऐड होगा। बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16, अगर ये पीपीई क्वालिफाइंग एसेट है तो आपको AS 16 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट में है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रिमूवल और डिसमेंटलिंग डीकमीशनिंग एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। मतलब जब आप आज पीपीई लगा रहे हो तो जब इसकी यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी तो आप इस पीपीई को उखाड़ कर फेंकोगे, तो उसको फेंकने का जो खर्चा होगा ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, डीकमीशनिंग एंड अदर सिमिलर लायबिलिटी कॉस्ट। समझे, यानी आपको जो रिस्टोर करना है, जहां पर आपने प्लांट को लगाया, जहां पर आपने मशीनरी को लगाया, उस जगह को आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, डीकमीशन करना पड़ेगा। मतलब यह है कि उसको एज इट इज करना पड़ेगा, जैसे एसेट लगाने से पहले वो मौजूद था जगह, वैसे ही आपको उस जगह को बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए पैसे खर्च होंगे। कब? आज से 5 साल, 10 साल, 50 साल के बाद, जब एसेट का यूजफुल लाइफ एंड होगा, तो उस वक्त जो खर्चा होगा उसको आज ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू के तौर पर। तो अगर मान लो 10 साल के बाद 1 लाख रुपए पे करने वाला हूं, तो उसकी आज की वैल्यू निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, और वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और जानते हो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है पीपीई डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, रिमूवल एंड अदर सिमिलर लायबिलिटी करके ऐसे कोई अकाउंट बनाकर आप करते हो। और ये जो प्रोविजन है ना, ये AS 29 के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग होती है। तो पीपीई की कॉस्ट में इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड हो जाती है, फिर इसको अनवाइंडिंग करते जाते हैं। अनवाइंडिंग, समझे? पहले क्या करते हो, इसको प्रेजेंट वैल्यू पर ले आते हो और फिर उसके बाद इसको उसकी टोटल वैल्यू पर लेकर जाते हो। बाद में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लगा कर इसकी अकाउंटिंग होती है। चलिए, तो आपको तो यहां पर सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई, अगर कोई पीपीई आपने खुद बनाया है तो उसमें क्या क्या कॉस्ट आता है? उसमें देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये 2 बार मटेरियल लिख गया, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, शेयर इन ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, और एनी अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। समझे? और कोई भी बोरोइंग कॉस्ट है तो वो लेंगे, और वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग वगैरह अगर कोई है तो वो भी इसकी ऐड कर दी जाती है। ये आपका टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाता है जो एसेट आपने खुद बनाई है। ठीक है जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट्स देखो, कुछ नोट्स हैं उसको जरा ध्यान में दे रखना है आपको। देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट एंड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ट्रायल रन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिला है,
समझे? कोई रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ट्रायल रन है तो उसको आपको टोटल कॉस्ट से माइनस कर देना है। मतलब आपने 10 लाख रुपए का एसेट परचेज किया या 10 लाख रुपए एसेट को बनाने में लगाए, 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया, तो उस ग्रांट को आप माइनस कर सकते हो यहां से, ठीक है। इसके अलावा आपने एसेट को ट्रायल रन करके देखा, ट्रायल रन में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लो 500 यूनिट बनाए और 500 यूनिट आपको लग रहा है कि 2 रुपए के हिसाब से बिक जाएंगे मार्केट में, तो 1000 रुपए इसकी रिलाइजेबल वैल्यू है, तो वो भी आपको टोटल कॉस्ट से माइनस कर देनी है। तो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट अराइज इन ट्रायल रन वो आपको माइनस कर देना है। अच्छा, फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ पीपीई। पीपीई की कॉस्ट में ये कॉस्ट नहीं आएगी। अब ये एमसीक्यू के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो एक तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, प्रमोशन वगैरह के, इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन करने के खर्चे नहीं आएंगे, स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट नहीं आएगी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं आएगा जब तक वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना हो। अगर आपको क्वेश्चन बोलते कि एडमिन कॉस्ट है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो उसको ऐड कर लो, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड जो होगा वो कभी भी ऐड नहीं होगा। अच्छा, इफ वन डिपार्टमेंट ऑफ द एंटिटी प्रोवाइड सर्विस टू अदर डिपार्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग और कंस्ट्रक्टिंग एनी पीपीई देन एनी प्रॉफिट एडेड इन इनवॉइस शुड बी एलिमिनेटेड। मतलब एक डिपार्टमेंट है ए, एक डिपार्टमेंट है बी। अब डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को सर्विस दे रहा है, मान लो सुपरविजन की सर्विस दे रहा है या एसेट को इंस्टॉल करने की सर्विस दे रहा है। अब डिपार्टमेंट ए ने कॉस्ट इनकट किया 10,000 रुपए, अब उसने क्या करा, इसमें 20% ऐड करके 12,000 रुपए का बिल बनाकर भेज दिया डिपार्टमेंट बी को। अब डिपार्टमेंट बी जब अपनी एसेट की कॉस्ट निकालेगा तो वो उसमें 12,000 कंसीडर नहीं करेगा, वो 10,000 ही कंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। जैसे अगर कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, तो ये ए लिमिटेड का डिपार्टमेंट ए है, ए लिमिटेड का ही डिपार्टमेंट बी है। तो ए लिमिटेड कहेगा भाई देखो, इसका कॉस्ट बढ़ाकर इसको प्रॉफिट देने से कोई फायदा थोड़ी है, अपने ही दोनों बच्चे हैं। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट अगर कमाएगा तो हमें उससे मतलब नहीं है प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, लेकिन एसेट की कॉस्ट में वो प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। एसेट की कॉस्ट में आपको 10,000 ही ऐड करना पड़ेगा। तो अगर कभी भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इनवॉइस में कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेजता है तो उस प्रॉफिट को आपको एलिमिनेट कर देना है। तो आपको जो कॉस्ट वाला पोर्शन है सिर्फ वही लेना है, ठीक है, 10,000। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए यहां पर दिया हुआ है, ए लिमिटेड इंस्टॉलिंग ए मशीन इन डिपार्टमेंट ए फॉर विच डिपार्टमेंट बी प्रोवाइड इंस्टॉलेशन सर्विस एंड डिपार्टमेंट बी चार्ज टू डिपार्टमेंट ए फॉर ₹22,000 विच वाज अबव 10% ऑफ कॉस्ट इनकट। तो बिल बनाकर दिया 22,000 का, लेकिन ये 10% ज्यादा है कॉस्ट से, तो इसको आपको कॉस्ट पर लाना पड़ेगा 100/110 करके। तो इसका मतलब 20,000 रुपए जो है ना वो कॉस्ट है, 20,000 कॉस्ट है। तो आप अपनी एसेट की कॉस्ट में 20,000 ही ऐड करोगे, आप 22,000 नहीं करोगे। ये उसका एग्जाम्पल दे रखा है, समझे? ठीक है सर, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले हम पूरा अपना एएस देख लें। एक्सचेंज ऑफ पीपीई, अगर आपने पीपीई को एक्सचेंज करवाया, मतलब एक पीपीई लिया दूसरा पीपीई दे दिया, एक एसेट लिया दूसरा एसेट दे दिया, इसको बोलते हैं एक्सचेंज पीपीई। तो जब भी हम पीपीई, एक पीपीई देकर दूसरा कोई एसेट उठाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा क्या ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होगा, और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो अकाउंटिंग करने का तरीका डिफरेंट होगा। कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि एक्सचेंज होने से आपके कैश फ्लो में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब कॉमर्शियल सब्सटेंस तब माना जाता है जब दोनों के कैश फ्लो के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो, दोनों एसेट के। जो एसेट मैं यूज कर रहा था वहां पर कैश फ्लो का अमाउंट, कैश फ्लो की टाइमिंग, कैश फ्लो का रिस्क, उसका नेचर डिफरेंट था, और जो एसेट आ रही है वहां पर कैश फ्लो का टाइमिंग, कैश फ्लो का नेचर, कैश फ्लो का अमाउंट, वो दोनों डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट है यानी कैश फ्लो के ऊपर सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है एसेट को चेंज करने से, तब तो हम बोलेंगे कॉमर्शियल सब्सटेंस है। लेकिन मान लीजिए जो एसेट मैं यूज कर रहा था, मैंने आपको वो एसेट दे दिया और आपसे एक दूसरा एसेट ले लिया,
और जो एसेट मेरे यहां काम कर रहा था, जो कैश फ्लो मेरा एसेट मेरे यहां दे रहा था, वो आपका जो एसेट आया वो भी सेम कैश फ्लो दे रहा है, सेम टाइमिंग है कैश फ्लो की, सेम नेचर है, सेम रिस्क है। तो बताइए फिर एक्सचेंज करने का कोई फायदा हुआ? तो हम कहेंगे यहां पर कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट होगी, और नहीं है तो डिफरेंट होगी। अगर मैं कहूं ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो जैसे देखो मैंने मशीन ए देकर मशीन बी आपसे ले लिया, मशीन बी की बुक वैल्यू थी 10 लाख रुपए, और जो मशीन ए मैंने लिया, मशीन ए जो मैंने आपको दिया उसकी बुक वैल्यू है 10 लाख, जो मशीन ए लिया मैंने उसकी बुक वैल्यू है 12 लाख। आपकी बुक में 12 लाख दिख रही थी उसकी वैल्यू। अब मैं कहता हूं कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ट्रांजैक्शन में, तो मैं अपने यहां मशीन बी रिकॉर्ड तो करूंगा, लेकिन उसी वैल्यू पर जिस वैल्यू पर मेरी बुक में वो वैल्यू दिख रही थी, यानी मैं 10 लाख पर ही रिकॉर्ड करूंगा। मैं कहूंगा भाई साहब जब ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं तो मैं बुक वैल्यू को चेंज क्यों करूं? सिर्फ मशीन का नाम चेंज होगा, बुक वैल्यू एज इट इज रहेगी। जो 10 लाख मेरे यहां पहले बुक वैल्यू दिख रही थी वही वैल्यू अभी भी मेरे यहां दिखती रहेगी, भले ही मशीन का नाम चेंज हो जाए। तो अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं एट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। जो एसेट मैंने दी है उसकी बुक वैल्यू पर जो एसेट आई है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है, मतलब दोनों एसेट से कैश फ्लो में चेंजेस हो रहे हैं, इन दैट केस हमने AS10 ने कुछ प्रेफरेंसेस दे रखी हैं। तो उन्होंने पहला प्रेफरेंस दिया है कि जो एसेट आपने दी है ना उसकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो। पहला प्रेफरेंस क्या है? जो एसेट दी है उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो। दूसरा प्रेफरेंस यह है कि अगर जो एसेट हमने दी है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो एसेट आपके पास आई है उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लो। जो एसेट आपके पास आई है उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लो। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर तो जो एसेट आपने दी है उसकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लो, उसकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लो। तो अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो पहला प्रेफरेंस किसको होगा? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तो जो एसेट आई है उसको रिकॉर्ड करो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप पर। अच्छा, अगर मान लीजिए फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप गिवन नहीं है तो जो एसेट आपने एक्वायर की है उसी की फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लो, और दोनों ही फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो एसेट गई है उसकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर तो जो एसेट आपके पास से गई है उसकी बुक वैल्यू पर ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है आपको। चाहे फेयर वैल्यू गिवन भी हो तब भी आपको फेयर वैल्यू को कंसीडर नहीं करना। जो एसेट आई है उसे रिकॉर्ड करना है किस वैल्यू पर? जो एसेट गई है उसकी बुक वैल्यू पर। ठीक है, तो यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लेंगे आप। अच्छा, अब जरा सब्सिक्वेंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट देख लो। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब एक बार एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गई उसके बाद उसके ऊपर कोई भी खर्चा करते रहो वो सबके सब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहलाता है। वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोलते हैं। तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होता है ना वो नॉर्मली रेवेन्यू खर्चा माना जाता है, उसको उठाकर P&L में भेज देते हैं। लेकिन जब कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट आपके खर्चों को यानी आपकी एसेट की परफॉर्मेंस को बियॉन्ड स्टैंडर्ड तक ले जाए, यानी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट कर दे, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट कर दे, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे, इफिशिएंसी बढ़ा दे किसी एसेट की, इन दैट केस उसको कैपिटलाइज करना है। समझे? तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को डे टू डे सर्विसिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। नॉर्मली इसको उठाकर P&L में डाला जाता है, लेकिन अगर ये आपकी एसेट में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट करते हैं, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, इफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, तब इनको आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। इसके लिए देखो एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। ये एग्जांपल है, ड्यूरिंग द करंट ईयर 2022-23 एक्स लिमिटेड मेड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इट्स प्लांट एंड बिल्डिंग। रूटीन रिपेयर 4 लाख, बेटा P&L में जाएगा सीधा। रिपेयरिंग 1 लाख, सीधा P&L में जाएगा। पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रूफ टाइल्स, आपने रूफ टाइल को चेंज कर दिया, यानी जो टाइल्स थी ना रूफ की उसको चेंज कर दिया, तो इससे कोई सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं होता। मतलब टाइल टूट गई होंगी, आपने बदलवा दी, तो इससे कोई सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं है, सीधा P&L में जाएगा। लेकिन हाँ देखो, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट टू द इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम विच विल इंक्रीज इफिशियंसी, आपने कोई सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट करवाया वायरिंग सिस्टम में जो एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, ये कैपिटलाइज होगा, ये कैपिटलाइज होगा बेटा। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
और एमसीक्यू में तो पूछा ही जा सकता है कि इनमें से बताओ कौन सी चीज कैपिटलाइज होगा या कौन सा कैपिटलाइज नहीं होगा। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ पीपीई। अगर आप किसी पीपीई के पार्ट को रिप्लेस करते हो तो जो पार्ट आपने रिप्लेस किया है उसकी बुक वैल्यू को डीरिकॉग्नाइज कर दो और जो नया एसेट आया है उसकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लो, यानी ऐड कर लो एसेट की कॉस्ट में। तो वही है रिप्लेसमेंट पार्ट, यानी पार्ट ऑफ सम पीपीई पार्ट ऑफ सम आइटम ऑफ पीपीई में रिक्वायर रिप्लेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल। और ये ज्यादातर शिपिंग इंडस्ट्री में होता है या यूरोप्लेन में होता है, बड़ी बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें बड़े बड़े आइटम्स होते हैं हवाई जहाज के अंदर। तो उसमें जो कॉस्ट होती है, जो पुरानी पीपीई की कॉस्ट थी उसको हटा देते हैं, जो बुक वैल्यू उसमें थी उसको हटा दो और जो नई आई है वो ऐड कर लो। ठीक है, तो यही आपका रिप्लेसमेंट का है। अच्छा, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन पर अब आते हैं। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। बेटा सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब बैलेंस शीट में पीपीई को किस वैल्यू पर दिखाना है। बैलेंस शीट में पीपीई को किस वैल्यू पर दिखाना है। बैलेंस शीट में पीपीई को किस वैल्यू पर दिखाना है। तो दो मॉडल बताए गए हैं, एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। जो भी मॉडल आप अडॉप्ट करोगे वो आपकी एक अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा। यानी वेदर यू आर फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ पीपीई इन द बैलेंस शीट इज योर अकाउंटिंग पॉलिसी। यह आपकी एक अकाउंटिंग पॉलिसी होगी कि मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो करूं या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करूं। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें आज तक जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो हटा दो, जितना एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट है वो हटा दो, जो वैल्यू बचेगी वो कैरिंग अमाउंट है जो बैलेंस शीट में आएगा आपका कॉस्ट मॉडल में। और रिवैल्यूएशन मॉडल अभी आगे डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल में हम एसेट को फेयर वैल्यू पर लेकर आते हैं, समझे, फेयर वैल्यू पर लेकर आते हैं और उसमें हर 2-3 साल के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं अपनी एसेट का। तो पहला क्या है, कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल तो नॉर्मल है, जो आप एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर दिखाते हो ना, वो कॉस्ट मॉडल है। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, आगे बढ़ते हैं, आइए जरा। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन एट रिवैल्यूएशन मॉडल। कोई भी एसेट जिसकी फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर किया जा सकता है उसको आप रिवैल्यूएशन मॉडल पर शो कर सकते हो। जब आप एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पर शो करते हो तो हम कैसे दिखाते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। फिर उसके बाद में हर साल जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा तो सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कोई है वो घटा दो, जो बचेगा वो बैलेंस शीट में वैल्यू आएगी। यानी जिस दिन रिवैल्यूएशन हुआ उस दिन तो फेयर वैल्यू ही आएगी, फिर उसके बाद अगले साल जब पहुंचोगे ना तो अगले साल आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर कोई इंपेयरमेंट किया तो वो इंपेयरमेंट भी माइनस करना पड़ेगा, समझ गए। यानी जब रिवैल्यूएशन होता है ना तो पुराने वाले डेप्रिसिएशन वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। फिर उस दिन तो जिस दिन रिवैल्यूएशन हुआ उस दिन तो बैलेंस शीट में आप सिर्फ फेयर वैल्यू दिखाओगे, लेकिन उसके बाद आने वाले सालों में हर साल आपको उस रिवैल्यूड फिगर पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन होगा वो आपको यहां से घटाकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद कोई इंपेयरमेंट हुआ वो घटाकर दिखाना पड़ेगा। ओके, अब रिवैल्यूएशन के बेसिक रूल्स हैं कुछ। अब क्या रूल्स हैं जरा वो देख लो। रिवैल्यूएशन हमेशा क्लास बेसिस पर होता है, क्लास बेसिस पर, ठीक है जी, क्लास बेसिस पर। क्लास बेसिस का मतलब होता है कि अगर आपने क्या करा, एक क्लास बना दी, जैसे एक ऑफिस बिल्डिंग है उसका एक क्लास है, जितने भी आपके ऑफिस की बिल्डिंग है सबको एक क्लास में डाल दो। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अलग होंगी, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग होती है वो सब एक क्लास है। लैंड एक क्लास है, बिल्डिंग एक क्लास है, फर्नीचर एक क्लास है, मशीनरी एक क्लास है, बेरर प्लांट एक क्लास है, शिप एक क्लास है, मोटर कार, एयरक्राफ्ट सब एक एक क्लास है, समझे। तो AS 10 कहता है कि रिवैल्यूएशन क्लास वाइज होता है, कि अगर एक क्लास की एक एसेट को रिवैल्यू किया तो उस क्लास की सारी एसेट को रिवैल्यू करना पड़ेगा आपको। सर मतलब जैसे मान लो आपके पास लैंड है और आपके पास लैंड दिल्ली में है, आपके पास लैंड मुंबई में भी है, आपके पास लैंड बॉम्बे में बेंगलोर में है, आपके पास लैंड चेन्नई में है, आपके पास लैंड नोएडा में है, यानी 5 जगहों पर आपके लैंड है। तो ये पांचों लैंड आपके एक ही क्लास के होंगे, इसको हमने एक क्लास में डाल रखा है। अगर आपने दिल्ली वाली लैंड को रिवैल्यू किया तो फिर आपको मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और नोएडा की लैंड को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा।
अगर एक क्लास की एक लैंड को रिवैल्यू किया तो सारी लैंड को आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एसेट को, एक क्लास की एक एसेट को कॉस्ट मॉडल पर दिखा दो, दूसरी एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पर दिखाओ। ये अलाउड नहीं है, समझे बच्चों, ये अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुंबई को रिवैल्यूएशन किया तो दिल्ली का भी करना पड़ेगा, बेंगलोर का भी करना पड़ेगा, चेन्नई का भी करना पड़ेगा, नोएडा का भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब आता है सवाल, सर अगर मान लीजिए लैंड एक क्लास है और बिल्डिंग एक क्लास है, ये दोनों अलग अलग क्लास हैं, क्या मैं लैंड को कॉस्ट मॉडल पर और बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पर दिखा सकता हूं? बिल्कुल दिखा सकते हो। यानी क्लास वाइज आप डिफरेंट दिखा सकते हो, एक क्लास को कॉस्ट मॉडल पर, एक क्लास को रिवैल्यूएशन मॉडल पर दिखा सकते हो, लेकिन एक क्लास की एक एसेट को अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पर दिखाओगे तो उस क्लास की सारी एसेट को आपको रिवैल्यूएशन मॉडल पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। और क्लास क्या होती है देखो जरा, क्लास का मतलब सेपरेट क्लासेस बना दी, जैसे लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, मोटर व्हीकल्स है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट, बेयर प्लांट्स। ठीक है, तो अब यहां पर एक एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, ए लिमिटेड हैव मेनी बिल्डिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस सच एज इन मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एटसेट्रा। If building in Mumbai is revalued, then building exists in all location will require to be revalued. ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा, रिवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 से 5 साल की फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, यानी कम से कम 3 से 5 सालों के बीच में एक बार रिवैल्यूएशन होना चाहिए अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो तो, यानी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 सालों में एक बार रिवैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन होता है। अच्छा, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है रिवैल्यूएशन का, जरा वो देखो। रिवैल्यूएशन पर जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तो आप पीएनएल में नहीं लेकर जाओगे, प्रॉफिट एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, इसको हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाकर डाल देते हैं, इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, यानी एंट्री बनेगी पीपी डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। लेकिन अगर लॉस है तो लॉस को तो उठाकर सीधा पीएनएल में डाल देते हैं, लॉस को उठाकर सीधा पीएनएल में डाल दिया जाता है, यह बात ध्यान रखनी है। यानी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, लेकिन लॉस होगा तो वो सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मतलब लॉस को आप लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व में या किसी और अकाउंट में नहीं ले जाओगे, लॉस पीएनएल में जाएगा, लेकिन प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। अच्छा, जब रिवैल्यूएशन हो जाएगा ना तो डेप्रीसिएशन हमेशा रिवाइज्ड वैल्यू पर लगेगा, डेप्रीसिएशन रिवाइज्ड वैल्यू पर लगेगा। अब जैसे देखो, एक बात ध्यान रखना, यहां से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा। आपकी एसेट की बुक वैल्यू थी 10 लाख, आप 10% के हिसाब से डेप्रीसिएशन लगाते हो, समझे? अब आपने उसको रिवैल्यू किया 15 लाख पर, 15 लाख पर आपने रिवैल्यू कर दिया, इसका मतलब 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। आप इस 5 लाख को रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दोगे, ले जाकर एंट्री बनाओगे एसेट अकाउंट डेबिट, यानी पीपीई डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितने से? 5 लाख से। अब जब डेप्रीसिएशन लगाना चालू करोगे ना तो रिवाइज्ड वैल्यू पर डेप्रीसिएशन लगाओगे, रिवाइज्ड वैल्यू पर। तो डेप्रीसिएशन कितना आएगा आपका? पहले साल के एंड में डेप्रीसिएशन आएगा 15 लाख का 10%, तो कितना होगा? 1,50,000 का डेप्रीसिएशन आएगा। और ये डेप्रीसिएशन उठाकर आप पीएनएल अकाउंट में डाल दोगे, यानी डेप्रीसिएशन टोटल वैल्यू पर लगेगा, यानी रिवाइज्ड वैल्यू पर, और वही डेप्रीसिएशन उठाकर पीएनएल में चार्ज कर दोगे। लेकिन जितना डेप्रीसिएशन एक्सेस आया है रिवैल्यूएशन की वजह से, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना था? 5 लाख, तो 10% इस पर लगाओगे तो 50,000 का डेप्रीसिएशन आपने ज्यादा चार्ज किया, क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन नहीं होता तो डेप्रीसिएशन आता 1 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख पर लगता, लेकिन रिवैल्यूएशन होने के बाद डेप्रीसिएशन लग रहा है 15 लाख पर, तो 50,000 का डेप्रीसिएशन ज्यादा लग रहा है। किस वजह से? रिवैल्यूएशन की वजह से। तो आप क्या करोगे? पहले तो रिवाइज्ड वैल्यू पर डेप्रीसिएशन लगाओगे, उस डेप्रीसिएशन को उठाकर पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, टोटल को 1.5 लाख को। लेकिन जो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था ना, उस रिवैल्यूएशन रिजर्व में से 50,000 यानी जो एक्सेस डेप्रीसिएशन लगा है रिवैल्यूएशन की वजह से, वो यहां से माइनस करोगे और इसको रिटेन्ड अर्निंग में या फिर जनरल रिजर्व में भेज दोगे, जनरल रिजर्व में भेज दोगे, और एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितने से? 50,000 से। हर साल आपको यही करना पड़ेगा, हर साल।
जितना एक्सेस डेप्रिसिएशन लग रहा है वो एक्सेस डेप्रिसिएशन हर साल आप लोगों को क्या करना है, रिवैल्यूएशन से रिजर्व से निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। तो डेप्रिसिएशन रिवाइज वैल्यू पर लगेगा, जो रिवाइज वैल्यू पर डेप्रिसिएशन आएगा वही पीएनएल में डेबिट हो जाएगा जाकर। लेकिन इधर बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व से जितना एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो निकालकर आपको कहां ट्रांसफर करना है, आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज टू पीएनएल। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन यानी रिवाइज डेप्रिसिएशन माइनस ओरिजिनल डेप्रिसिएशन will be charged against revaluation reserve and transferred to retain earning in balance sheet। retain earning का मतलब है यहां पर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। समझ में आ रही बात? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, यानी जो 50,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकालो और ट्रांसफर कर दीजिए कहां पर, रिटेन अर्निंग में। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिए वही बात दे रखी है, इफ फेयर वैल्यू इज लोअर देन कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई देन डाउनवर्ड इट इज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड का मतलब होता है वैल्यू कम हो गई, और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन पर आपको लॉस आएगा, वो लॉस सीधा पीएनएल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए जरा एक एग्जांपल दे रखा है, इसको देख लें एक बार। An item of PPE was purchased for 27 lakh on 1st April 21. It is estimated to have a useful life of 10 years and it's depreciated on straight line basis. On 1st April 23, the asset is revalued to rupees 28,80,000. The useful remaining life unchanged at 10 years. 10 year ही life रही उसकी। Show the necessary treatment as per AS 10 for 2023-24 and 24-25. 23-24 and 24-25 यानी रिवैल्यूएशन कब हो रहा है, 1/4/23 को। तो पहले तो आप 1/4/23 की इसकी वैल्यू निकाल लो। तो यहां पर देखो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑन 1/1/2021 को कितनी थी, 27 लाख। इसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो। अच्छा 1/4 है, डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर, 2 साल बीत गए तो 2 साल का डेप्रिसिएशन घटाओ। 27 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, निकालो। 10 ईयर यूजफुल लाइफ है, 5,40,000। तो ये होगा कैरिंग अमाउंट ऑन 1/4/2023 कितना होगा, 27 लाख माइनस करो 21,60,000। रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है, रिवाइज्ड वैल्यू 28,80,000। तो जरा आप बता सकते हो मेरे को रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना होगा, 21,60,000 माइनस 28,80,000, 7,20,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा, यानी अमाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अमाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना, 7,20,000। अब डेप्रिसिएशन लगेगा पहली बार 31 मार्च 2023 को। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 23 को 24 को 24 को 31 मार्च 24 को डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो डेप्रिसिएशन 28,80,000 जो आपकी एसेट की रिवाइज वैल्यू है, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 28,80,000 डिवाइडेड बाई 8, 3,60,000 का डेप्रिसिएशन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालो, एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन 7,20,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व था, 8 साल यूजफुल लाइफ है, यानी 90,000 बच्चों 90,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो रिवैल्यूएशन की वजह से लग रहा है। इसको आपको क्या करना है, फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, यानी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है आपको 90,000 का। तो 3,60,000 का जो डेप्रिसिएशन लगा, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन था 270, अब रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन लगने लगा 360। तो 360 तो उठाइए और पीएनएल में ले जाइए, लेकिन
जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन आपने लगाया है उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। कितना? 90,000। समझे? अगले साल भी यही होगा, 3,60,000 पीएनएल में चला जाएगा और 90,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकालकर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देना। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आती है सबको? ये बात सबके समझ में आती है यहां तक? ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करने की, कि रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो जब हम रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करते हैं तो दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है नेट मेथड, एक होता है ग्रॉस मेथड। नेट मेथड में हम क्या करते हैं, जो एसेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है ना, उसको कैंसिल कर देते हैं और एसेट को पहले डब्ल्यूडीवी पर ले आते हैं और फिर डब्ल्यूडीवी को रिवाइज्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं और प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। ठीक है? तो पहला काम क्या करना पड़ेगा नेट मेथड में? नेट मेथड में पहले आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल कर देते हो, तो एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई। तो एसेट को उसके डब्ल्यूडीवी पर ले आए, समझे? और उसके बाद में उसका रिवैल्यूएशन होता है, फिर डब्ल्यूडीवी पर एसेट को ले आए, फिर रिवाइज वैल्यू से कंपेयर करो और फिर देखो प्रॉफिट आया या लॉस आया। अगर प्रॉफिट आया तो एंट्री हो जाती है पीपीई टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, और अगर लॉस आया तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीपीई, ये एंट्री बन जाएगी अगर लॉस आया तो। ये है नेट मेथड। तो नेट मेथड जरा देखिए, नेट मेथड। अब मैं नेट मेथड में जरा एक बार समझा दूं आपको। मान लो एसेट का कॉस्ट है 10 लाख रुपए, इस पर आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है 4 लाख रुपए। अब आप इस एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो, और रिवैल्यू कितने पर कर रहे हो? मान लीजिए आप इसको रिवैल्यूड कर रहे हो, यानी रिवाइज्ड वैल्यू है इसकी 6,90,000 रुपए, 690 इसकी रिवाइज्ड वैल्यू है। तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, अगर नेट मेथड लगा रहे हो तो नेट मेथड लगाओगे तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है पहले इसको कैंसिल करोगे, और कैंसिल करने की एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू पीपीई, 4 लाख से 4 लाख से। जैसे ही आप पीपीई को क्रेडिट करोगे 4 लाख से, तो पीपीई जो 10 लाख पर दिख रहा था वो कितने पर आ जाएगा? 6 लाख पर आ जाएगा। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जैसे ही डेबिट किया तो जो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस को डेबिट किया आपने, क्लोज कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो अब एसेट आपका 6 लाख पर आ गया। अब 6 लाख पर आ गया, अब इसका कंपैरिजन करो किससे? 6.9 से, तो आपको 90,000 का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया। और अब आप एंट्री डाल लीजिए, क्या एंट्री डालोगे? पीपीई डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, कितने से? 90,000 से, 90,000 से। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, इधर बैलेंस शीट जब बनेगी तो एसेट साइड में आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा पीपीई, कितने पर? सीधा 6,90,000। और जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो इधर आ जाएगा आपके रिजर्व एंड सरप्लस में, कितना? 90,000। ये आपका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन हो जाएगा अगर नेट मेथड है तो, समझे? अच्छा, अगर मान लीजिए ग्रॉस मेथड है, तो ग्रॉस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? ग्रॉस मेथड में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल नहीं करते, बल्कि जिस प्रोपोर्शन में डब्ल्यूडीवी बड़ा है ना, उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट बढ़ा देते हैं और उसी प्रोपोर्शन में हम अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा देते हैं। मतलब ये, अगर आप देखें ग्रॉस मेथड अगर मैं फॉलो कर रहा होता तो क्या होगा? एसेट की कॉस्ट है 10 लाख, उस पर आज तक 4 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो डब्ल्यूडीवी कितनी है? 6 लाख। अब 6 लाख की चीज को आप रिवैल्यू कर रहे हो 6.9 पर, तो बताइए कितना बढ़ा? 90,000 से बढ़ा, तो 90,000 बढ़ा 6 लाख पर, तो बताइए कितने % से आपका डब्ल्यूडीवी बढ़ा? 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 15% से आपका डब्ल्यूडीवी बढ़ा, 15% से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल नहीं करते, बल्कि जो एसेट की कॉस्ट है उसको भी 15% से बढ़ा देते हैं, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको भी 15% से बढ़ा देते हैं। ठीक है? तो यहां पर जो एंट्री बनती है वो किस तरह बनती है? पीपीई डेबिट। कैसे? पीपीई था 10 लाख, 10 लाख का 15% बढ़ा दो तो कितने से बढ़ जाएगा? 150 से। फिर यहां पर लिखते हैं टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 4 लाख, तो इसको 4 लाख के 15% से बढ़ा दो,
तो कितना 60,000, और फिर यहां पर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, कितने से 90,000 से। लो जी, बस यही एंट्री आपको बनानी होगी अगर ग्रॉस मेथड आप फॉलो कर रहे हो तो। यानी जिस प्रिपोर्शन में डब्ल्यूडीवी बड़ा है उसी प्रिपोर्शन में पीपीई बढ़ा दो, उसी प्रिपोर्शन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दो। ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले यहां पर लिखोगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ पीपीई। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ पीपीई कितना आएगा? आप देखिए पहले कितना था 10 लाख, फिर 1.5 लाख से आपने ग्रॉस वैल्यू को बढ़ा दिया तो ये हो गया 11,50,000, 11,50। फिर इसमें से माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 4 लाख, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 बढ़ गया, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 460। तो जो एसेट की वैल्यू बचेगी जो बैलेंस शीट में आएगी वो देखो कितना आता होगा, 6,90,000 आता होगा। आप करके देख लो, यानी जो रिवैल्यूड फिगर है वही आता होगा। लेकिन दिखाओगे आप कैसे? ग्रॉस वैल्यू 11,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,60,000, 690, और इधर रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा वही कितना 90,000। समझे? तो इधर भी 690 ही आएगा, पहले वाले मेथड में भी 690 ही आया था, लेकिन पहले वाले मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट नहीं करता था, उसको हमने कैंसिल कर दिया, सीधा एसेट की वैल्यू ही 690 थी। यहां पर हमें एसेट अकाउंट जो है 1150 पर खुला हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,60,000 से खुला हुआ है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से मतलब ग्रॉस वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन घटाकर आपको 690 दिखाना है। समझे? तो ये होता है ग्रॉस मेथड, ये ग्रॉस मेथड होता है। तो ग्रॉस मेथड में देखिए, अंडर दिस मेथड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पीपीई एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू पीपीई आर इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली इन द सेम परसेंटेज इन विच कैरिंग अमाउंट इंक्रीज्ड। और एंट्री होगी पीपीई डेबिट जितना इंक्रीज हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना इंक्रीज हुआ, डिफरेंस जो होगा वो आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा, जो आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अच्छा, अब देखो यहां पर एक एग्जांपल ले रखा है, कॉस्ट ऑफ पीपीई है 12 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 4 लाख। 11,20,000 पर आपने पीपीई को रिवैल्यू किया। जर्नल एंट्री पास करनी है दो केसेस में, नेट मेथड और ग्रॉस मेथड। तो नेट मेथड तो क्या है, पहले आपको क्या करना है, ये जो 4 लाख का है इसको कैंसिल करना है, तो एंट्री बनेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई, ये एंट्री बन गई देखो। उसके बाद आपका जो पीपीई है वो 8 लाख पर आ गया। अब 8 लाख को 11,20,000 से कंपेयर कर लो, यानी 3,20,000 से आपकी एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो एंट्री क्या होगी, पीपीई डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 3,20,000। तो पीपीई डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 3,20,000, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ये दो एंट्री बन गई। अब बैलेंस शीट में क्या करोगे, एक तरफ पीपीई दिखाओगे कितने पर, 11,20,000, और एक तरफ रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखाओगे कितने से, कितने से, 3,20,000 से। ठीक है, तो ये देख लो, ये आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। तो बैलेंस शीट के एक्स्ट्रा रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व, और इधर देखो नॉन करंट एसेट में पीपीई दिखाना रिवाइज वैल्यू पर 11,20,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस खत्म हो चुका है, कैंसिल हो गया। अच्छा, अगर ग्रॉस वैल्यू होता यानी ग्रॉस सिस्टम होता, ग्रॉस मेथड, तो ग्रॉस मेथड में क्या करते हैं देख लो एक बार ग्रॉस मेथड में क्या होगा वो देख लो। आपने 12 लाख में से 4 लाख घटाओ, कितना हुआ, 8 लाख का एसेट का वैल्यू बचा। रिवैल्यू कर रहे हो 11,20 पर, तो एसेट की वैल्यू कितने से बढ़ रही है, 3,20 से। तो 8 लाख पर 3,20 कितने परसेंट से बढ़ा, देखना जरा, 3,20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख, यानी 40% से बढ़ गया, 40% से बढ़ गया। तो आप क्या करो, 40% से कॉस्ट बढ़ा दो और 40% से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दो। तो कॉस्ट कितना है 12 लाख, तो 12 लाख का 40%, तो आपको एंट्री बनानी पड़ेगी पीपीई डेबिट 480, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दो कितने से, 40% से, तो 4 लाख का 40% कितना, 1,60,000, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, कितना 320 ही आएगा, ये डिफरेंस आ गया। फिर बैलेंस शीट में आप 12 लाख प्लस 480, 16,80,000 पर ग्रॉस वैल्यू दिखाओगे, फिर माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख प्लस 1,60,000, यानी 5,60,000 पर आप क्या दिखाओगे, 5,60,000 पर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाओगे। बोलो, ये बात समझ में आ रही है सबको? उम्मीद है ये बात सबके समझ में आ गई होगी।
एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए ग्रॉस मेथड, ग्रॉस मेथड में देखो पीपी डेबिट 40% से ये बढ़ा दिया, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब बैलेंस शीट में देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व इतना, और देखो पीपी एट, बल्कि कॉस्ट मत लिखो, लिखो ग्रॉस वैल्यू 1680 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना, ये वैल्यू बचेगी 11,20,000। ये प्रेजेंटेशन हो गया बैलेंस शीट में। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब ये एक और एग्जांपल दे रखा है, ये अपने आप देख लेना। अब मैं बार बार सेम एग्जांपल करवाऊं उसी तरीके का, तो ये आप अपने आप कर लोगे दोनों मेथड से। अच्छा, अब जरा सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन की बात कर लें। और देखिए आपके एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं जरा ध्यान से देखना। सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन का मतलब होता है रिवैल्यूएशन आफ्टर फर्स्ट रिवैल्यूएशन। सर बिल्डिंग के अलावा और किस एसेट की प्राइस इंक्रीज होती है? बेटा लैंड की होती है। ठीक है, लैंड की होती है, बिल्डिंग की हो सकती है, आपके पास कोई प्लांट थे उसकी हो सकती है, किसी की भी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। यार अब मैं कोई इसमें एक्सपर्ट तो हूं नहीं बेटा कि मैं मार्केट में रिसर्च करके बताऊं किस किस एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है। मेरा काम तो बस इतना है कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, बस मुझे इतना आता है। ठीक है, मैं हूं अकाउंटिंग एक्सपर्ट, मैं एसेट एक्सपर्ट नहीं हूं कि किसकी वैल्यू बढ़ेगी किसकी वैल्यू घटेगी। मुझसे बस इतना पूछ लो आप कि सर अगर इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, इस एसेट की वैल्यू घटेगी उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं। किस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी किसकी नहीं बढ़ेगी मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक है ना। तो चलो जरा देखो सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन यानी फर्दर रिवैल्यूएशन। सब्सीक्वेंट का मतलब होता है पहली बार के अलावा किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, किसी भी एसेट की रिवैल्यूएशन होगी तो उसको सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन बोलते हैं। मैंने आज किसी एसेट का पहली बार रिवैल्यूएशन किया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट रिवैल्यूएशन। अब आज के बाद मैं कभी भी रिवैल्यूएशन करूंगा, चाहे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, उस सबको मैं बोलता हूं सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन या फर्दर रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन या फर्दर रिवैल्यूएशन की जो अकाउंटिंग होती है वो इस बात पर डिपेंड होगी कि पहला रिवैल्यूएशन क्या था, अपवर्ड था या डाउनवर्ड था। उसी हिसाब से सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग होगी। तो आइए जरा मैं पहले करता हूं सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन। अब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन में पहले मैं फर्स्ट रिवैल्यूएशन अपवर्ड था उसकी बात करता हूं, फिर मैं जाऊंगा फर्स्ट रिवैल्यूएशन वाज डाउनवर्ड। तो देखो सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन अब सेकंड टाइम हो रहा है या सेकंड टाइम के बाद में हो रहा है। तो पहले जरा ध्यान से देखना, पहले रिवैल्यूएशन अपवर्ड था। अच्छा, जब पहले रिवैल्यूएशन अपवर्ड था तो उस पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया होगा, उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को आपने पीएनएल में भेजा होगा, सॉरी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेजा होगा, भेजा होगा। मतलब पहले रिवैल्यूएशन आया अपवर्ड, उस पर हुआ होगा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को आपने आर में डाला होगा यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन भी अपवर्ड हो रहा है तो बेटा जो भी अब प्रॉफिट फिर से आएगा उसे आर में ले जाकर डाल दो, आर में ले जाकर डाल दो। ठीक है, पहले अपवर्ड था, अपवर्ड पर प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट आया था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया था। अब सेकंड या सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन भी अपवर्ड हो रहा है, तो अपवर्ड हो रहा है तो फिर प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट आएगा तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। ठीक है, लेकिन पहले रिवैल्यूएशन अपवर्ड था लेकिन अब रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है, यानी पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था उसको आप आर में ले जाकर डाल दिया यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया, लेकिन अब आ रहा है रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड है तो लॉस आएगा। अब इस लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो बेटा यहां तो लिखा है सी नोट बिलो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। पहले आप ये देखो कि सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड है, पहला अपवर्ड था अब सब्सीक्वेंट डाउनवर्ड है, तो पहले आपका प्रॉफिट आया था उसे आपने आर में ले जाकर डाला होगा, और सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन के वक्त देखो इस आर के अंदर कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना बैलेंस बचा हुआ है। पहले ये देखो, मान लीजिए यहां बैलेंस है 50,000, इसके अंदर बैलेंस है 50,000। अब देखो सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन पर कितना लॉस है।
अगर लॉस है मान लो बेटा 60,000, तो ये 60,000 का लॉस सीधा पीएनएल में नहीं जाएगा, ये 60,000 का लॉस पहले इस 50,000 के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। यानी सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन पर जो लॉस आएगा उस लॉस को पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर बैलेंस बचा हुआ है उससे एडजस्ट करो, बैलेंस लॉस जो बचेगा वो पीएनएल में जाएगा, यानी 10,000 का लॉस पीएनएल में जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए लॉस 50,000 ही आता तो पूरा का पूरा लॉस इस रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाता। अगर लॉस 40,000 होता तो बेटा पूरा का पूरा लॉस इस 50,000 से एडजस्ट हो जाता और 10,000 का प्रॉफिट अभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा रहता। यह है आपका सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है और पहले था अपवर्ड। तो पहले अपवर्ड था, उससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन रिजर्व आज भी मौजूद होगा। तो अब जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन पर लॉस आ रहा है, पहले इस लॉस को उस प्रॉफिट से एडजस्ट करिए और बाद में जाकर अगर कोई लॉस स्टिल बचता है उसको उठाकर पीएनएल में डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहां पर। यहां है पहले रिवैल्यूएशन था डाउनवर्ड, यानी पहले लॉस आया होगा और उस लॉस को आपने पीएनएल में लेकर गए होगे। मान लीजिए पहले लॉस आया था 10,000 का, ये 10,000 का लॉस आप पीएनएल में लेकर चले गए थे। ठीक है जी, बोलो बेटा। पीएनएल अकाउंट 10,000 का आपका लॉस आया था जो आपने पीएनएल में डाल दिया। अब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन भी डाउनवर्ड है बेटा, तो पहले लॉस आया था पीएनएल में गया, अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन सब्सीक्वेंट भी हो रहा है, इसका मतलब अब फिर लॉस आएगा, फिर लॉस आएगा, फिर पीएनएल में ले जाकर डाल दो, फिर पीएनएल में डाल दो। यानी पहले डाउनवर्ड था अब फिर डाउनवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। पहले लॉस आया था पीएनएल में गया था, अब भी लॉस आएगा पीएनएल में डाल दो ले जाकर। लेकिन पहले रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड था, 10,000 का लॉस आया था, आप पीएनएल में डाल चुके थे, लेकिन अब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन है अपवर्ड, और अपवर्ड रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट को आप नॉर्मली रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते हो। लेकिन पहले रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड था, उस पर जो लॉस आया था वो पीएनएल में ले जाकर आपने ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अब मान लीजिए सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट मान लीजिए हो रहा है 15,000 रुपए, 15,000। तो बेटा ये सारा का सारा 15,000 अब रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं जाएगा। पहले क्या करना है, पहले इस 15,000 में से जो पहले 10,000 का लॉस आप पीएनएल में जा चुका था, आप डाल चुके थे, तो वो 10,000 तक का प्रॉफिट तो पीएनएल में क्रेडिट होगा और बाकी जो 5,000 का प्रॉफिट बचा वो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। यानी पहले रिवैल्यूएशन था डाउनवर्ड और डाउनवर्ड पर आपका लॉस आया था, वो लॉस आपका पीएनएल में गया होगा। अब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन है अपवर्ड, अपवर्ड पर आया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 15,000, तो 15,000 सारा का सारा रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं लेकर जाना। पहले ये देखो पहले कितना लॉस पीएनएल में गया था, जितना लॉस पीएनएल में गया था उतने तक का प्रॉफिट आप पीएनएल में क्रेडिट करोगे, बाकी जो बैलेंस बचा वो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेकर जाओगे। समझे? अच्छा सर अगर लॉस अभी भी प्रॉफिट 10,000 ही आया तो पूरा का पूरा प्रॉफिट पीएनएल में चला जाएगा। लॉस अगर प्रॉफिट अगर 9,000 आया तो बेटा पूरा का पूरा 9,000 आपका पीएनएल में चला जाएगा। समझ में आ गई बात? बेटा दत्ता साहब ये रिविजनरी क्लासेस हैं ये, ठीक है। अब मैं तुमको यहां पर ये समझाऊं कि रिवैल्यूएशन क्यों होता है। बेटा रिविजनरी क्लासेस हैं तो रिविजनरी क्लासेस तक ही मेंटेन रखो ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहां तक। तो इस पर मैंने कुछ एग्जाम्पल देखिए लिखे हुए थे। नोट 1, अब नोट 1 पर देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 1, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी 40 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व इससे रिलेटेड 8 लाख दिख रहा है आपके बुक में। अब आपने पीपी का रिवैल्यूएशन किया 30 लाख पर, तो बेटा 40 लाख है, 30 लाख पर रिवैल्यूएशन किया तो इसका मतलब 10 लाख का लॉस आया। इस 10 लाख के लॉस को पहले 8 लाख से एडजस्ट करो, बाकी 2 लाख का जो लॉस बचा उसे आप पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दो। 2 लाख का लॉस पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दो। तो एंट्री क्या है, पीपी क्रेडिट हो जाएगा 10 लाख से, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट, ये एंट्री बन जाएगी, ये एंट्री बन जाएगी। अच्छा अब आते हैं यहां पर, यहां देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी है 20 लाख। ये पहले रिवैल्यूएशन हो चुका था, 3.5 लाख का लॉस 3 साल पहले पीएनएल में डाल चुके हो। अब आप इसको रिवैल्यू कर रहे हो 25 लाख पर, तो आप देखो जरा 25 लाख पर रिवैल्यू कर रहे हो, बुक वैल्यू है इसकी 20 लाख, तो प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख। इस 5 लाख में से 3.5 लाख का तो आपको पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा और बाकी जो 1.5 लाख बचा वो आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है।
समझे? एंट्री होगी पीपी डेबिट 5 लाख, टू पीएनएल 3.5 लाख और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 1.5 लाख। ये आपकी अकाउंटिंग हो गई। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, बताओ कितना पीएनएल में जाएगा, कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन बच्चों देखो, डेप्रीसिएशन जो है वो लगता है किस पर? पीपीई पर। तो डेप्रीसिएशन होता क्या है? डेप्रीसिएशन इज ए सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ। इसका मतलब यहां पर एक बात तो आई, डेप्रीशिएबल अमाउंट। तो डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब रिलाइजेबल वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू। दूसरी बात आई यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कितने साल वो एसेट आपके बिजनेस में चलने की उम्मीद है या आपको एस्टिमेट लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ। और स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि यूजफुल लाइफ के एंड में एसेट की वैल्यू कितना रियलाइज हो जाएगी। जैसे आज 10 लाख का एसेट परचेज किया, 10 साल तक एसेट चलेगा, 10 साल के बाद ये 1 लाख में बिक जाएगा, तो ये 1 लाख स्क्रैप वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा। सिस्टमैटिक बेसिस का मतलब क्या? सिस्टमैटिक बेसिस मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। और मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन कौन सा लगाते हैं हम? वो मेथड लगाते हैं विच शोज बेस्ट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम एसेट। यानी आप एसेट से कितने कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरह कंज्यूम करते हो, वो बेस्ट पैटर्न के बेसिस पर आपको मेथड लगाना है। AS10 कहता है कि आप 3 मेथड यूज कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन, WDV और प्रोडक्शन मेथड यानी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। और अदर मेथड भी बोल सकता है वो कहता है कि इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये तीनों मेथड बेस्ट पैटर्न शो नहीं कर रहे हैं फॉर कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम द एसेट, तो आप कोई दूसरा मेथड भी लगा सकते हो इन तीनों के अलावा। समझ गए? इन तीनों के अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा डेप्रीसिएशन का? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कि डेप्रीसिएशन जो आप लगाते हो वो जनरली पीएनएल में जाता है, लेकिन अगर आप उस एसेट को किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जैसे आप एसेट को इन्वेंट्री बनाने के लिए यूज कर रहे हो, गुड्स बनाने के लिए, तो बेटा उस पर जो डेप्रीसिएशन होगा ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होगा, वो पीएनएल में नहीं जाएगा, फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होगा। अगर कोई मशीन को यूज कर रहे हो बिल्डिंग बनाने में, तो उसका जो डेप्रीसिएशन होगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन जो नॉर्मल एसेट होती हैं उस पर जब डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो तो वो पीएनएल अकाउंट में जाता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? जनरली डेप्रीसिएशन पीएनएल में जाता है अनलेस द एसेट इज यूज्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। तो जिस लिए एसेट यूज हो रहा है उसके हिसाब से डेप्रीसिएशन चार्ज होगा डिफरेंट केसेस में। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्रेन यूज कर रहा हूं मैं बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो क्रेन का जो भी डेप्रीसिएशन होगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन। जिस दिन एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गई, जिस दिन एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गई उस दिन से डेप्रीसिएशन लगना चालू हो जाएगा बच्चों। सर मतलब ये एसेट आज आपकी यूजेबल कंडीशन में आ गई, अब आप यूज करना शुरू करो या मत करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपकी एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गई उस दिन से डेप्रीसिएशन लगना चालू हो जाएगा। आप यूज करना चाहे 6 महीने बाद करो, चाहे 5 महीने बाद करो, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, आप मत यूज करो ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एसेट अवेलेबल फॉर यूज है तो उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा। अवेलेबल फॉर यूज जब तक वो नहीं होगा तब तक डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा उस पर। तो यहां पर डेप्रीसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिन व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल फॉर ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट उसको जिस पोजीशन में देखना चाहता है, जिस कंडीशन में देखना चाहता है, अगर एसेट उस कंडीशन में, उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में आ गई तो उस दिन से डेप्रीसिएशन लगना चालू हो जाएगा। ठीक है। ए लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑन 1 मई 2023। Installation started on 1st June and machine comes into usable condition as intended by management on 31st July. But machine was put to use on 15th September. Explain from which date depreciation should be charged. तो बेटा 1 अगस्त से depreciation लगाना चालू कर दो। 1 अगस्त मतलब 31st जुलाई को एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गई।
जिस कंडीशन में, जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में मैनेजमेंट एसेट को चाहता था वो 1 अगस्त है, यानी 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई को एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गई, तो 1 अगस्त से डेप्रिसिएशन लगाना चालू कर दो। भले ही आपने उसको यूज करना शुरू किया है 15 सितंबर को, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे आपने एक एसेट यहां पर यूजेबल कंडीशन में आ गया, यहां यूज करना शुरू किया, तो डेप्रिसिएशन यहां से लगना चालू हो जाएगा। यहां से यहां तक के जो खर्चे होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, और ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस जो होते हैं ना, इसको हम पीएनएल अकाउंट में लेकर जाते हैं। कभी भी इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, कैपिटलाइज नहीं करते। समझ में आ रही बात? और डेप्रिसिएशन यहीं से लगना चालू हो जाएगा जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग। अब बेटा ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। लैंड एंड बिल्डिंग को सेपरेट एसेट मानना है, भले ही आपने उसको साथ में एक्वायर किया हो, फिर भी आपको बिल्डिंग की कॉस्ट अलग निकालनी पड़ेगी, लैंड की कॉस्ट अलग निकालनी पड़ेगी। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगेगा, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को एक साथ परचेस किया है, तब भी आपको उन दोनों को अलग करना पड़ेगा। लैंड अलग दिखाओगे, बिल्डिंग अलग दिखाओगे, और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। समझे? लैंड हैज ए अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड देयरफॉर इज नॉट डेप्रिशिएटेड, but depreciation is charged on leasehold land over the period of lease because such land has limited useful life. लैंड पर नॉर्मली डेप्रिसिएशन नहीं लगता क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड होती है, लेकिन अगर कोई लीज होल्ड लैंड है तो उसकी यूजफुल लाइफ आपके लिए लिमिटेड होती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। बिल्डिंग हैव ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड देयरफॉर आर डेप्रिशिएबल एसेट। An increase in the value of land on which a building stands does not affect the determination of the depreciable amount of the building. आपने लैंड और बिल्डिंग दोनों एक साथ खरीदा, अब लैंड की वैल्यू बढ़ने की वजह से आपको लग रहा है बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती हमेशा, ध्यान रखना, वैल्यू हमेशा लैंड की बढ़ती है। लैंड की वैल्यू की वजह से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है। तो जो एसेट का बिल्डिंग का डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा, इसको लैंड के हिसाब से नहीं जज करना आपको। जो बिल्डिंग का डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो बिल्डिंग के हिसाब से देखना है और देखना है कि उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। डेप्रिसिएशन मेथड, कौन सा मेथड लगाओगे? मैंने आपको बताया AS 10 कहता है कोई भी मेथड लगा लो, लेकिन वो मेथड लगाइए जो विच रिफ्लेक्ट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम एसेट, जो बेस्ट पैटर्न को शो करे आपके कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, उस मेथड को लगाइए। ठीक है, जनरली AS ने 3 मेथड के नाम लिए हैं, SLM, WDV और प्रोडक्शन मेथड। इसमें हर साल का डेप्रिसिएशन बराबर बराबर होता है, इसमें डेप्रिसिएशन हर साल कम होता रहता है, और इसमें यूनिट के हिसाब से यानी सीजनल एसेट जो होती है सीजनल, उस पर प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अच्छा, WDV मेथड की एक खास बात है, ये MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इस एसेट में, इस केस में कभी भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू मतलब एसेट की वैल्यू 0 नहीं होती। WDV मेथड में कभी भी एसेट की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें एसेट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो वो WDV मेथड है। WDV मेथड में एसेट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये MCQ में पूछा जा सकता है सवाल। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और मेथड लगाना है तो वो मेथड भी आप लगा सकते हो। आपको लगता है मेरे लिए तीनों मेथड बेकार हैं, तो कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो मेथड लगा लो। आप मशीन आवर मेथड लगा लो, आप डेप्लीशन मेथड लगा लो, समझे, आप सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड लगा लो, लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑडिटर के सामने कि आपने क्यों इन तीनों में से कौन सा मेथड, कोई मेथड क्यों नहीं लगाया। तो ऑडिटर के सामने जस्टिफाई कर दो कि हमने इसलिए नहीं लगाया। अच्छा, डेप्रिसिएशन के मेथड को हर साल के एंड में रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू, आपने जिस पैटर्न पर आपने जो मेथड अडॉप्ट किया था, तो उसको पैटर्न को आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है सिग्निफिकेंट चेंज है इन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, तो आप मेथड को चेंज कर सकते हो। और ये जो चेंज होगा ना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है, यानी डेप्रिसिएशन के मेथड में जब भी आप चेंज करोगे दैट विल बी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, दैट इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ध्यान रखना इस बात का। मेथड ऑफ चेंज इन डेप्रिसिएशन इज नॉट ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। समझे?
अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज होता है और इसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाता है। यानी पहले जो हो गया वो हो गया, पहले जो हो गया वो हो गया। अब आगे से आपको रिवाइज मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो AS5 के हिसाब से ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट माना जाता है। अच्छा, अब चेंज इन अकाउंटिंग देखो, डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। If there has been a significant change in the expected pattern of consumption of the economic benefit embodied in the asset, then the method should be changed to reflect the change pattern. Such a change should be accounted for as change in accounting estimate and applied prospectively as per AS5. AS5 के हिसाब से इसको change in accounting estimate माना जाता है। Entity A purchase an asset on 1st April 2020 for rupees 40 lakh. Rate of depreciation at 10% per annum as per WDV. After second year, the director reviewed the method and decided that depreciation will be charged as per SLM from third year onward, assuming remaining useful life of the asset 12 साल. Calculate the amount of depreciation for third year onward. तो बताओ जरा कितना depreciation आएगा, एक बार जरा जल्दी से फटाफट बता दीजिए। ठीक है, तो देखो यहां पर कैसे होगा। पहले तो 2 सालों का डेप्रिसिएशन लगाओ WDV के हिसाब से, तो 40 लाख था, 40 लाख में से पहले साल 10%, फिर दूसरे साल 10%, तो वैल्यू बचेगी 32,40,000। अब इस पर थर्ड ईयर से स्ट्रेट लाइन मेथड पर के हिसाब से लगाना है। आपको यूजफुल लाइफ दे रखी 12, स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू 0, कुछ दिया नहीं है। यूजफुल लाइफ 12, तो 12 से डिवाइड कर दो। अब हर साल का डेप्रिसिएशन होगा 2,70,000 स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। यह भी क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है कि बताओ रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना होगा। अच्छा, अब देखो आगे। एंटिटी ए परचेज एन एसेट ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 30 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% per annum as per SLM. After 4 years, the director reviewed the method and decided that the depreciation will be charged as per WDV 18% per annum from 5th year. Calculate the amount of depreciation for 5th year. तो पहले 4 सालों का इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ, तो 30 लाख इंटू 10%, 3 लाख एक साल का, 3 लाख डेप्रिसिएशन हुआ एक साल का, तो 4 सालों का हुआ 12 लाख। तो 30 लाख में से 12 लाख माइनस करो, तो आपका जो वैल्यू बचा वो 18 लाख बचा। अब इस 18 लाख पर WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना चालू कर दो 18% के हिसाब से, तो इंटू 18%, तो बेटा 3,24,000 डेप्रिसिएशन होगा 5th ईयर का। ठीक है, फिर 6th ईयर का 18 लाख में से 3,24 घटाकर जो वैल्यू बचेगी उस पर लगेगा। अब WDV मेथड पर आ गए हम। ये चेंज इन मेथड हो गया। अच्छा, अब आते हैं रिव्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। AS10 कहता है जो एसेट की स्क्रैप वैल्यू है, जो एसेट का यूजफुल लाइफ है, उसको भी हर साल के एंड में आपको रिव्यू करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज दिखता है तो उसे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, और सच चेंज विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड विल बी ट्रीटेड प्रोस्पेक्टिवली एज पर AS5। समझे? इसमें भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा। कैसे? आइए जरा देखते हैं। एंटिटी ए परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2019 फॉर 3 लाख एंड एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर एंड रेसिडुअल वैल्यू निल। ठीक है, 1 जनवरी 2023, तो 2019, 2020, 2021, 22, 23, यानी 19, 20, 21, 22, 4 साल हो गए बेटा, 4 साल। 4 साल के बाद द डायरेक्टर रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइडेड दैट द एसेट विल बी यूजफुल फॉर ए फर्दर 4 years, यानी अब सिर्फ 4 साल ही एसेट चल पाएगी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर इफ द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो पहले देखो 3 लाख माइनस 30,000 डेप्रिसिएशन 1 साल का हो गया, तो 4 साल का कितना हो गया? 1,20। अब 1,20 को वैल्यू बचेगी 1,80। अब लाइफ कहता है कि 4 ही साल बची, तो 1,80 को 4 से डिवाइड कर दो। अब तो हर साल का अब डेप्रिसिएशन आ जाएगा 45,000। पहले डेप्रिसिएशन होता था 30,000, अब 45,000 आ जाएगा। ये यूजफुल लाइफ का हो गया। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू का देखो, हो सकता है यहां पर ये एग्जांपल दे रखा है स्क्रैप वैल्यू। एंटिटी ए परचेज एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर 2 लाख एंड एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल एंड रेसिडुअल वैल्यू 20,000। 1 जनवरी 2022, तो मतलब 20 और 21, 2 साल के बाद द डायरेक्टर रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइडेड दैट द एसेट विल बी प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर ए फर्दर 10 years। 10 साल के लिए एसेट और चलेगी अभी, यानी 2 साल बीतने के बाद भी अभी 10 साल और चल जाएगी।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर इफ द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन। तो पहले 2 सालों का डेप्रिसिएशन घटाओ, देखो तो 2 लाख में से 20,000 घटाओ और 10 से डिवाइड करो, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन होता था 18,000, स्क्रैप वैल्यू भी है 20,000 उसे घटाने के बाद, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 36,000। तो 2 लाख में से 36,000 घटा दो, अब वैल्यू बची 1,64,000। 1,64,000 में से 20,000 स्क्रैप वैल्यू अभी भी मैं मान रहा हूं वही मेंटेन रहेगी, तो वैल्यू बची डेप्रिशिएबल वैल्यू 1,44 और यूजफुल लाइफ है 10 साल, तो 1,44 डिवाइडेड बाई 10, 14,400 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, और इसमें स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ दोनों ही चेंज हो रहे हैं बेटा, तो आप कर लेना अपने हिसाब से, डेप्रिसिएशन लगा लेना इसमें। फिर भी पढ़ देता हूं मैं। एंटिटी ए परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 12 लाख एंड द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर एंड रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख। 1 अप्रैल 2023, तो 2020, 2021, 2022, 2023, 4 साल बीतने के बाद द डायरेक्टर रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइडेड दैट द एसेट विल प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर ए फर्दर 8 ईयर, यानी 4 साल बीतने के बाद कह रहे हैं 8 साल और चलेगी एसेट अभी, और रेसिडुअल वैल्यू 1,20,000 हो गई, पहले 2 लाख थी अब 1,20,000 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर। चलिए, तो पहले तो 12 लाख में से 2 लाख घटाइए, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ है 2, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 लाख रुपए, तो 4 सालों का डेप्रिसिएशन 4 लाख, तो 4 लाख, तो 12 लाख माइनस 4 लाख, तो एसेट का जो कैरिंग अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 8 लाख। अब कहते हैं यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू दोनों चेंज हो गई, तो 8 लाख में से 1,20 की स्क्रैप वैल्यू घटाओ और यूजफुल लाइफ बची हुई है आज की डेट में 8 साल, तो 8 लाख माइनस 1,20 डिवाइडेड बाई 8, बेटा 85,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका हर साल का। आप 85,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1 साल। बोलो, ये बात क्लियर है सबको? जल्दी से फटाफट बोलो, जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। कंपोनेंट मेथड मतलब जब एसेट थोड़ा हैवी होती है ना, तो उसमें एक एक कंपोनेंट की सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। जैसे शिप है या हवाई जहाज है, इसमें फ्रेम की वैल्यू अलग होती है, सीटों की वैल्यू इनकी महंगी होती है, इसके अंदर इंजन होता है उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है। तो क्या करते हैं, अगर आप इन सबको सिग्निफिकेंट वैल्यू को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो, सबकी यूजफुल लाइफ को अलग अलग डिफाइन मतलब जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप कंपोनेंट बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग करिए, कंपोनेंट मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करिए, समझे? कंपोनेंट मेथड। अब कंपोनेंट के मतलब जैसे एक एरोप्लेन है तो इसमें एयर फ्रेम अलग है, इंजन अलग है, इसमें इसकी एयर फ्रेम है, इंजन है और सीट्स हैं, इन सबकी यूजफुल लाइफ देखो अलग अलग है, तो डेप्रिसिएशन भी अलग अलग लगाइए। अब कब हम सिग्निफिकेंट वैल्यू मानते हैं? सिग्निफिकेंट वैल्यू हम मानते हैं जब नॉर्मली जो टोटल एसेट है उसकी 10% वैल्यू अगर कंपोनेंट की है, 10% या उससे ज्यादा, तो हम मानकर चलते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो आप उस कंपोनेंट की सेपरेट यूजफुल लाइफ डिसाइड कीजिए और सेपरेट डेप्रिसिएशन लगाइए। लेकिन मान लीजिए अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, और जो नॉर्मली देखो जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं वो नहीं लगा पाते। अब आप एक कार खरीद कर लाए, उसके अंदर एसी भी है, उसके अंदर कार का फ्रेम है, उसके अंदर टायर है, उसके अंदर सीटें हैं, तो सब कंपोनेंट को अलग अलग कैसे कर सकते हो? और कर भी लोगे तो आपको पता नहीं है किसकी कॉस्ट कितनी है। तो अगर आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो आप पूरी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाइए, आपको कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कर सकते हो तो करिए, ये आपको AS 10 कहता है। ठीक है, तो यहां पर कंपोनेंट बेसिस है। अच्छा, अब आते हैं हम सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सेसेशन का मतलब होता है कब डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाएगा कब?
द डेट फ्रॉम विच एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर सेल एंड द डेट दैट द एसेट इज डीरिकॉग्नाइज्ड। यानी आपने या तो बुक्स ऑफ अकाउंट से एसेट को हटा दिया। अब कब हटा दिया? आपने एसेट को बेच दिया, फाइनेंस लीज पर दे दिया, आपने किसी को गिफ्ट के तौर पर यानी डोनेशन में दे दिया, एसेट डिस्ट्रॉय हो गई तो बुक से हट जाएगी, डेप्रिसिएशन भी लगना चालू हो जाएगा। या आपने अभी बुक से नहीं हटाया लेकिन रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज हो गया और उसे हेल्ड फॉर डिस्पोजल क्लासिफाई कर दिया। मतलब आपने कहा मैं उस एसेट को यूज नहीं करूंगा एज ए पीपी, बल्कि इसे बेचने के लिए रख दिया, क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर डिस्पोजल, तो आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दोगे। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने एसेट को यूज करना बंद कर दिया लेकिन उसे हेल्ड फॉर डिस्पोजल क्लासिफाई नहीं किया है तो फिर वो उस पर डेप्रिसिएशन लगना कंटिन्यू रहेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। यानी डेप्रिसिएशन लगना तभी बंद होगा जब आपने क्लासिफाई किया, हेल्ड मतलब एक्टिव यूज से रिटायर कर दिया और क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर डिस्पोजल। समझ गए? अच्छा, कभी कभी देखो अगर आप प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो किसी ईयर अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपको डेप्रिसिएशन लगाने की फिर जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपने एक एसेट परचेज किया 10 लाख का, अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, पहले साल 2 लाख का प्रोडक्शन, फिर 1 लाख का प्रोडक्शन, फिर तीसरे साल प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, चौथे साल फिर प्रोडक्शन हुआ मान लो 5 लाख, तो आप पहले साल डेप्रिसिएशन लगाओगे, दूसरे साल लगाओगे, चौथे साल लगाओगे, लेकिन तीसरे साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि इस साल कोई प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। तो अगर किसी साल किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा ड्यू टू मेथड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन सीज हो गया। ठीक है, डेप्रिसिएशन अभी उस पर कंटिन्यू है, बस प्रोडक्शन की वजह से डेप्रिसिएशन नहीं लगा। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है, समझे? अच्छा, कभी कभी एसेट की यूजफुल लाइफ जो है ना, वो सॉरी रेसिडुअल वैल्यू एसेट की यूजफुल एसेट की कॉस्ट से ज्यादा हो जाती है। यानी जो स्क्रैप वैल्यू है, जो एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू है, वो कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है कभी कभार। तो इस केस में डेप्रिसिएशन उस पर नहीं लगेगा। कब तक? जब तक वो या तो कॉस्ट से कम ना हो जाए, जो रेसिडुअल वैल्यू है वो कॉस्ट से कम ना हो जाए, तब तक आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। जैसे एसेट की मान लीजिए कॉस्ट है 10 लाख और स्क्रैप वैल्यू भी उसकी यानी रेसिडुअल वैल्यू भी 10 लाख है, तो फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट तो 0 हो गया ना, तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां लिखा है सम टाइम रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट में इंक्रीज टू एन अमाउंट इक्वल टू ग्रेटर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। इन सच केस डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ द एसेट विल बी 0 अनलेस एंड अंटिल इट्स रेसिडुअल वैल्यू सब्सिक्वेंटली डिक्रीज टू एन अमाउंट बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट। अब क्वेश्चन भी दे रखा है, ए प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 50 लाख इज बॉट इन 2023, इट्स एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ है 50 साल, 50 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। However, the company consider it likely that it will sell the property after 20 year. यानी कंपनी को लग रहा है हम 20 साल के बाद इसको बेच देंगे। अब 20 साल के बाद कितने में बेच देंगे? पहले कहते हैं 50 लाख में बेचेंगे, फिर कहते हैं 45 लाख में बेचेंगे। अगर आप इसको 20 साल के बाद 50 लाख में ही बेच दोगे, इसका मतलब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 50 लाख है, कॉस्ट भी 50 है, 20 साल के बाद 50 लाख में बिकेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 20 से डिवाइड करोगे तो डेप्रिसिएशन 0 हो गया ना, डेप्रिसिएशन 0 हो गया। अच्छा, दूसरा केस देखो, आपने एसेट परचेस की 50 लाख की, आप 20 साल के बाद इसको बेचोगे 45 में, तो आपके लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 5 लाख। 5 को 20 से डिवाइड करो तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 20,000 नहीं 25,000। 25,000 डेप्रिसिएशन आ गया 1 साल का। समझ गए? तो कभी कभी रेसिडुअल वैल्यू एसेट की ज्यादा हो सकती है उसकी कॉस्ट से। और ये कब होता है? जब जनरली ये बिल्डिंग वगैरह, ये लैंड एंड बिल्डिंग जब आपने खरीदा हो उस केस में हो सकता है। जैसे फ्लैट खरीद लिया, फ्लैट महंगा बिक गया, 20 साल के बाद आपको लग रहा है कि मैं बेचूंगा तो महंगा बिक जाएगा, तो उस केस में हो सकता है ये। ठीक है, ये उसका आंसर दे रखा है। रिटायरमेंट ऑफ पीपी, यानी एसेट को कब रिटायर कर देना है आपको? तो आइटम ऑफ पीपी रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल शुड बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी एसेट आपने क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर डिस्पोजल, तो उसे अपनी बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर दिखाना है? कैरिंग अमाउंट और एनआरवी, विचएवर इज लोअर पर दिखाना है। अगर
कैरिंग अमाउंट से एनआरवी कम है तो जितना लॉस एक्सपेक्टेड है वो लॉस को इमीडिएटली पीएनएल अकाउंट में डाल दो। समझे? जैसे मान लीजिए आपका कैरिंग अमाउंट है 10,000 और रियलाइजेबल वैल्यू है 12,000, तो आप 10,000 पर दिखाओ। लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू अगर 8,000 है तो बैलेंस शीट में एसेट 8,000 पर दिखाओगे और जो 2,000 का राइट डाउन हो रहा है इसको सीधा पीएनएल अकाउंट में लॉस के तौर पर दिखा दो। समझे? तो यहां पर देखिए मशीनरी का कैरिंग अमाउंट है 2 लाख और रियलाइजेबल वैल्यू है 180, तो 180 पर दिखाइए और जो 20,000 का लॉस है इसे इमीडिएटली पीएनएल अकाउंट में डाल दीजिए। अभी लॉस हुआ नहीं है लेकिन डाल दीजिए प्रूडेंट बेसिस पर। ठीक है? ठीक है सर। डी रिकॉग्निशन कब होगा? यानी एसेट को बैलेंस शीट से कब हटाया जाएगा? या तो आपने उसको डिस्पोज कर दिया हो यानी सेल कर दिया हो, या फाइनेंस लीज पर दे दिया, या किसी को डोनेशन दे दिया, एसेट उठाकर दे दिया किसी को गिफ्ट में, या फिर उस एसेट से फ्यूचर में कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने वाले, वो एसेट बेकार हो चुका है तो उसको हटा दो बैलेंस शीट से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? एसेट को बेचने से कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे इमीडिएटली उठाकर पीएनएल में भेज दीजिए। अच्छा, अगर किसी एसेट्स को जब आप बेचोगे ना तो उससे रिलेटेड अगर कोई रिवैल्यूएशन अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है, आपने मान लीजिए एसेट को रिवैल्यू किया था पहले, तो उससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन अमाउंट अगर आपको दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर, तो जब आप एसेट को बेचोगे ना तो उस रिवैल्यूएशन अमाउंट को उठाकर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो एसेट आपने बेचा उससे रिलेटेड अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा था तो उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी उठाइए और रिटेन अर्निंग में भेज दीजिए, यानी जनरल रिजर्व में भेज दीजिए। ठीक है? ठीक है सर। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में क्या क्या है वो देख लो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आपको बेटा देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें देनी है। हर क्लास का पीपीई बताना पड़ेगा, किस किस क्लास का पीपीई है वो सब बताना पड़ेगा। मेजरमेंट बेस बताना पड़ेगा, यानी कॉस्ट मॉडल पर कर रहे हो, रिवैल्यूएशन मॉडल पर कर रहे हो, यानी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। आप डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज कर रहे हो वो बताइए, यूजफुल लाइफ बताइए, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या यूज कर रहे हो वो बताइए। समझे? अच्छा, कंपनी लॉ के शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन के रेट और यूजफुल लाइफ दे रखे हैं कुछ एसेट से रिलेटेड। तो अगर आपका यूजफुल लाइफ और आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कंपनी लॉ में रेट बता रखे हैं उसके हिसाब से उससे डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट क्यों है और कितना डिफरेंट है ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मटेरियल फैक्ट के तौर पर बताना पड़ेगा आपको कि क्यों डिफरेंट है। एसेट का ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिगिनिंग और एंड दोनों का बताना पड़ेगा। और वही रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं कि ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन, फिर डिलीशन और क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन और क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, वही वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। समझे? तो रिकंसिलेशन देना पड़ेगा। अच्छा, क्लास ऑफ एसेट फॉर रिवैल्यूएशन मेड ये बताना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ फर्दर रिवैल्यूएशन बताना पड़ेगा, फर्दर रिवैल्यूएशन का क्या ट्रीटमेंट आपने किया है, मतलब फर्दर रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आया, लॉस आया, उस प्रॉफिट लॉस का क्या ट्रीटमेंट हुआ ये बताना पड़ेगा। और रिवैल्यूएशन बिगिनिंग एंड एंड में आपको बताना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस, बिगिनिंग में कितना था, एंड में कितना है। समझे? ये बेटा आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी। बस यही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, AS10। तो AS10 का हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड